लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर में हम एरे को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा लिंक लिस्ट का। तो पहले अपन ये समझेंगे कि लिंक लिस्ट होती क्या है और डेटा स्ट्रक्चर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब हमने डेटा स्ट्रक्चर की क्लास शुरू करी थी उस समय मैंने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है एक डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हम डेटा को हमारी मेमोरी में कैसे अरेंज करते थे। उस समय मैंने आपको बताया था कि मेनली जो दो कैटेगरी होती है डेटा स्ट्रक्चर की वो होती है एक तो लीनियर और एक होती है नॉन लीनियर। फिर लीनियर में आता है आपका एरे और लिंक लिस्ट और नॉन लीनियर में आता है ट्री और ग्राफ। तो लीनियर में वापस अपन ने पढ़ा था कि एरे को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम उसको स्टैक मेथड में यूज करते हैं, कैसे हम क्यू में उसको यूज इंप्लीमेंट करते हैं। अब वही चीज हम क्या करेंगे लिंक लिस्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या है। तो देखो जब मैंने एरे पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि मान लो आप कोई एरे बनाते हो कि इंट ए ऑफ 10 नाम से आपने एरे बनाया। तो मैंने लिखा इंट ए ऑफ फॉर एग्जांपल 6। ठीक है ना, 6 एरे बनाया। तो मेमोरी में इस तरह से आपका इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है ना, 6 ब्लॉक बनेंगे, उन पे इंडेक्स अप्लाई हो जाएगी, उसमें जो वैल्यू आप डालोगे वो वैल्यू इस तरह से इसमें। तो मैं डायरेक्ट अगर इनिशियलाइज करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैंने उसमें बताया था आपको कि मान लो मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 44 22 55 11 66 77। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ कोई स्टेटमेंट तो उसका मेमोरी में इफेक्ट इस तरह से होगा। ठीक है, 6 ब्लॉक बन जाएंगे, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगी, लास्ट इंडेक्स 5 रहेगी। और वैल्यू हमने डायरेक्ट इंडेक्स हम चाहे तो यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। वो लूप वाला सब मैंने आपको समझा रखा। हमें मेनली डिफरेंस क्या समझना, समझो कि यहाँ पर जैसे मैंने एरे डिक्लेयर किया तो एरे में जो आपका मेमोरी एलोकेशन होता है, यानी कि इन सब ब्लॉक्स को जो मेमोरी मिलेगी वो कंटिन्यूस मिलेगी। कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड्रेस इसका 2000 है, हमने एज्यूम किया है, बाकी फिजिकल एड्रेस को चेंज होता है। वो भी कैसे एक्सेस करते हैं मैं बताऊंगा अभी। तो मान लो कि फर्स्ट जो ब्लॉक है हमारा एरे का उसका एड्रेस 2000 है, तो नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा उसका एड्रेस होगा 2002। और 2002 क्यों है इसका, अब देखो एरे में जो लोकेशंस होती हैं वो आपके डेटा टाइप के साइज पे डिपेंड करती है। तो इंटीजर वेरिएबल जो होता है वो हमेशा 2 बाइट लेता है, इसलिए एक ब्लॉक जो होगा वो 2 बाइट लेगा। तो नेक्स्ट जो लोकेशन बनेगी उसकी 2 बाइट आगे बनेगी। तो पहला हो गया 2000, दूसरा हो गया 2002, तीसरा हो गया 2004, चौथे का एड्रेस हो गया 2006, पांचवे का हो गया आपका 2008 और लास्ट का हो गया आपका 2010। इस तरह से कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। तो इसमें क्या होता है, हम जब एरे में इंडेक्स चलाते हैं तो हमें पता है कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी, तो इसकी नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हम एक्सेस करते हैं, फिर उसका एक्सेस करते हैं, फिर इस तरह से। एडवांटेज था कि फास्ट था, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक पहले के नोड का एड्रेस मिल गया तो हम नेक्स्ट नोड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इट्स इंडेक्स। लेकिन डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज ये था कि मान लो मैंने यहाँ पर 6 की जगह 10 का एरे बना दिया होगा या 60 का एरे बना दिया होता, तो यहाँ पे बाकी के ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं उसमें केवल 5 वैल्यू या 6 वैल्यू ही डालता तो बाकी के ब्लॉक्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब देखो यहाँ पे दो टर्म और आएगी, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है ना, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स मेमोरी एलोकेशन। आपको पहले से ही बताना होता है कि कंपाइलर जो है या आपका प्रोसेसर जो है वो कितनी मेमोरी एलोकेट करे। ठीक है ना, तो अगर हमें ये पहले से बताना है कि कितनी मेमोरी एलोकेट करे, तो हमने मान लो कि 6 की जगह 60 ब्लॉक का मेमोरी एलोकेशन मांगा है। इन दैट केस वो 60 ब्लॉक एलोकेट कर देगा। अब उसमें से आप 5 यूज करते हो, 10 यूज करते हो, 50 यूज करते हो, 60 के साथ पूरे यूज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मान लो अगर 60 ब्लॉक में से आपने 6 ब्लॉक, 10 ब्लॉक या 20 ब्लॉक ही यूज किए तो बाकी के ब्लॉक वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो रिजर्व तो हो चुके हैं। वो ए नाम से रिजर्व तो हो चुके हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। तो वो क्या होगा कि मेमोरी रिजर्व तो है लेकिन यूज नहीं की तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो ये होता है स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। तो इस चीज से बचने के लिए, इस मेमोरी को हमें बचाने के लिए, जो मेमोरी रिजर्व पड़ी हुई है, अनयूज मेमोरी है, उसको बचाने के लिए हम पढ़ते हैं लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा डिफरेंस समझना कि
पहली बात तो ये नॉन कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं होने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर पहले नोड का एड्रेस 2000 है तो ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस 2002 होगा, इसका एड्रेस 1004 भी हो सकता है और इसका एड्रेस 5006 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और इसका एड्रेस 9412 भी हो सकता है। ओके, और इसका एड्रेस जो है वो आपका 204 भी हो सकता है, और इसका एड्रेस जो है आपका 313 भी हो सकता है। What I mean to say here is कि लिंक लिस्ट में आपका जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो नॉन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होगा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा, और इसमें होगा नॉन कंटिन्यूअस। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एरे में स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है, इसीलिए क्या होता है कि ब्लॉक्स जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें होता है रैंडम मेमोरी लोकेशन। रैंडम मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है कि जहां मेमोरी में जगह मिलेगी वहीं पर ब्लॉक को मेमोरी असाइन हो जाएगी। अब वो चाहे पहले पहले उसको 2000 की जगह जगह मिली तो वहां पे एलोकेट कर देगा, फिर बाद में उसको पीछे जगह मिली तो वहां पे एलोकेट करेगा, फिर वापस आगे मिली तो वहां एलोकेट कर देगा। इट मींस कि लिंक लिस्ट में किसी भी नोड का एड्रेस कभी कोई फिक्स नहीं होता है, पहले से फिक्स नहीं होता है। इसमें पहले से फिक्स होता है कि इसका 2000 हो गया तो नेक्स्ट वाले का 2002 ही होगा, उसके आगे वाला 2004 ही होगा, उसके आगे वाले का 2006 ही होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में नोड का एड्रेस पहले से फिक्स नहीं होता है। इट इज डिफाइंड व्हेन एवर वी क्रिएट द नोड। जब ये नोड पहला नोड क्रिएट हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, इसमें पहले से हमें साइज बतानी पड़ती है, लेकिन लिंक लिस्ट में कभी भी हम पहले से साइज नहीं बताएंगे, ठीक है ना। हम पहले से नहीं बताएंगे कि हम एक ब्लॉक बनाने वाला है, दो बनाने वाला है, 5 बनाने वाला है, 60 बनाने वाला है, 100 बनाने वाला है। वी विल क्रिएट द नोड वेन एवर वी इनपुट द वैल्यू। जब हम वैल्यू इनपुट करेंगे तब हम नोड बनाएंगे। लेकिन एरे में क्या है, एरे में आपको पहले से बताना पड़ता है, ठीक है ना। आपने 6 बनाए तो 6 में पहले से आपको 6 की साइज बतानी पड़ी, फिर बाद में आपने वैल्यू इनिशियलाइज करी। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ 6 हटा दिया और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ओके। या अगर ऐसा करोगे भी तो ये 6 के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इन दैट केस हमें समझना ये है कि रैंडम मेमोरी लोकेशन और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन हमें पहले से डिफाइन करना होता है, तो ये पहले से डिफाइन हो जाएगा कि आपने 6 का एरे बनाया 44, अगर फर्स्ट नोड 2000 पे एलोकेट हुआ है, इट मींस बाकी के सारे नोड का एड्रेस हमें पहले से ही पता हो जाता है। लेकिन इसमें पता नहीं होता है। पहला नोड जहां जाएगा वो जब दूसरा नोड जब क्रिएट होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो 2002 पे हो तो सकता है 2002 पे, अगर जगह खाली है और उसको जब दूसरे ढूंढा जगह मिल गई तो 2002 पे एलोकेट कर देगा। लेकिन अगर जगह खाली नहीं है, इन दैट केस दैट विल सर्च फॉर फ्री स्पेस। तो जहां उसको फ्री स्पेस मिलेगा वहां लोकेट करेगा, तो उस फ्री स्पेस का एड्रेस रहेगा। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, डायनामिक मेमोरी, इसको हम डायनामिक मेमोरी या रैंडम मेमोरी लोकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हमें पहले से मेमोरी रिजर्व नहीं करनी पड़ती, इसलिए हमारी मेमोरी बची हुई रहती है। जैसे जैसे हम वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे मेमोरी एलोकेट होगी, तो हमें पहले से फिक्स नहीं करना होता है कि हम 100 ब्लॉक बनाएंगे या 200 एमबी मेमोरी चाहिए, 100 एमबी चाहिए, 500 एमबी मेमोरी चाहिए। अब जब जब वैल्यू डालेंगे तो ये 2 बाइट ऑक्यूपाई हुई, फिर ये 2 बाइट, फिर ये 2 बाइट, जब जब वैल्यू डालेंगे तब तक एलोकेट होगी। ओके, सो अगर हम इसी 6 वैल्यू डालते हैं तो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। अब इसमें जैसे ये एसोसिएट इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से एसोसिएट है, क्योंकि भाई नेक्स्ट वैल्यू किसके इसके साथ एसोसिएट है, तो कैसे एसोसिएट है, इंडेक्स से एसोसिएट। हमें कैसे पता पड़ रहा है कि 22 उसकी नेक्स्ट वैल्यू है, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे और ये 1 इंडेक्स पे। उसी तरह से जब हमें लिंक लिस्ट अप्लाई करनी होती है तो हमें वैल्यू को एसोसिएट रखना पड़ता है, एक दूसरे के आसपास कनेक्ट रखना पड़ता है। इन दैट केस वी यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉइंटर। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आएगा आपके पॉइंटर, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आपको समझना पहले ये है कि पॉइंटर क्या करता है। पॉइंटर ये करता है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कनेक्ट रखेगा, यानी कि इस नोड को इस नोड से कनेक्ट रखेगा, इस नोड को इस नोड से कनेक्ट रखेगा। तो ये जो सेकंड वाला स्क्वायर दिख रहा है आपको, एक तो 44 ये तो वैल्यू वाला स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर दिख रहा है, तो ये जो पार्ट होता है दैट इज द पॉइंटर पार्ट, दैट इज द एड्रेस पार्ट।
वन इज द वैल्यू पार्ट, वन इज द एड्रेस पार्ट। तो लिंक्ड लिस्ट में एक नई चीज और आ गई कि एरे में तो क्या होता है, जो ब्लॉक होता है उसमें वैल्यू ही जाती है, लेकिन एरे में हमेशा एक ब्लॉक के अंदर दो चीज रहेगी, एक तो उसकी वैल्यू, दूसरा उसका एड्रेस पार्ट। एड्रेस किसका, नेक्स्ट वाले ब्लॉक। और मान लो किसी भी लिंक लिस्ट में केवल एक ही ब्लॉक है, इन दैट केस उसके नेक्स्ट पार्ट में हमेशा नल रहेगा। दिस इज द वेरी बेसिक, कि अगर हमने केवल एक ही वैल्यू डाली है, एक ही नोड क्रिएट किया है, तो हमेशा उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या रहता है, नल रहता है। ओके, सो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसका इनोवेशन कैसे होता है, ये स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो हमेशा क्या होगा कि एरे में तो हर एक ब्लॉक में एक ही वैल्यू वैल्यू ही होती है, लेकिन लिंक लिस्ट के हर एक ब्लॉक में दो पार्ट होंगे हमेशा, एक तो होगा वैल्यू पार्ट और एक होता है एड्रेस पार्ट। ओके, अब समझते हैं पॉइंटर को। तो पॉइंटर क्या होता है, देखो अगर मैं लिखता हूं इंट a इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में इस तरह से आपके एक ब्लॉक बनता है, ठीक है ना। उसमें 10 वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, और उसका नाम हो जाएगा a, ठीक है ना। अब ये नाम जो है a, ये तो हमने दिया हुआ है, ठीक है ना, ये तो हमने प्रोग्रामर ने दिया हुआ है, लेकिन इस ब्लॉक का एक्चुअल एड्रेस कुछ इस तरह से होगा। तो उसको अपन बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। क्या बोलते हैं, ये तो हो गया लॉजिकल एड्रेस जो हमने प्रोग्रामर ने हमारी तरफ से हमने दिया उसका नाम। एक होता है इसका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, समझना इसको ध्यान से, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलाउ करता है। तो मान लो कि देखो फिजिकल एड्रेस भी हम प्रिंट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना है फिजिकल एड्रेस जो होता है वो नॉन ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। नॉन ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब हमने इसको एक नाम तो दे दिया ए, तो ए तो हम याद रखने के लिए आसान है, ठीक है ना, वेरिएबल का नाम तो आसान है क्योंकि हम दे रहे हैं इसीलिए। लेकिन फिजिकल एड्रेस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से देता है एक्स एक्स 000 टू ट्रिपल एक्स। तो इस तरह का फिजिकल एड्रेस होता है हर एक मेमोरी ब्लॉक का, हर एक मेमोरी ब्लॉक का इस तरह से। यानी कि जो मिनिमम क्वांटिटी है, जो मिनिमम मेजरमेंट है मेमोरी का, वो होता है बाइट, ठीक है ना। तो बाइट, एक बाइट का एड्रेस इस तरह से होता है हमेशा, ठीक है ना, एक वेरिएबल का या एक मेमोरी ब्लॉक का। तो ए का मान लो कि फिजिकल एड्रेस हमें एज्यूम कर रहे हैं, हमें अभी पता नहीं कि वो हमें जब आपको प्रिंट करके बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो फिजिकल एड्रेस जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ऐसे फिजिकल एड्रेस को हमें याद रखने में मुश्किल होती है, इसीलिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं ताकि हम उसको आसानी से याद रख सकें। बाकी आप फिजिकल एड्रेस से भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, समझ गए। तो अगर हमें इस फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करना है, अगर हमें ये एड्रेस एक्सेस करना है, तो इसके लिए काम में आता है पॉइंटर। पॉइंटर इज व्हाट, पॉइंटर इज अ सिंपल काइंड ऑफ वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है ना। तो मान लो अगर मेरे को ए का एड्रेस चाहिए, ए का एड्रेस मेरे को पता करना है, तो इसको पता करने के लिए वापस हमें इस एड्रेस को किसी न किसी वेरिएबल में होल्ड कराना पड़ेगा। तो क्योंकि ये एक एड्रेस वैल्यू है, तो इसको होल्ड करने के लिए हम सिंपल इस तरह से मैं नहीं लिख सकता है कि इंट बी इक्वल टू ए, क्योंकि इंट बी इक्वल टू ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि ए की जो वैल्यू है वो बी में डाल दो। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू नहीं चाहिए, ए का एड्रेस चाहिए। ए का अगर एड्रेस चाहिए, तो ए का एड्रेस अगर हमें चाहिए तो हमें इस वेरिएबल को पॉइंटर टाइप का बनाना पड़ेगा, और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए हम लगाते हैं स्टार, वेरी बेसिक ऑपरेटर, ठीक है ना। ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा था कि एक तो ये मल्टीप्लाई के लिए काम आता है स्टार, और दूसरा होता है इसका यूज पॉइंटर डिक्लेयर करने में। पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त इसका जो यूज है, वापस मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो पहले से कुछ ऑपरेटर ओवरलोडेड है, तो उसमें से एक स्टार भी है। यहाँ पर ये इंट और बी को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये बी को एज अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है। और ए का एड्रेस अगर इसमें चाहिए मेरे को, तो इसके आगे लगाना पड़ता है मेरे को एम्परसेंड साइन। तो ये चीज भी मैंने बताई थी कि एम्परसेंड साइन जो होता है बहुत जगह काम आता है। कहाँ कहाँ काम आता है, एक तो आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर में डबल एंड साइन लगाऊंगे तो लॉजिकल एंड बनता है। एक आप जब स्कैनएफ यूज करते हो तब, तो उस समय भी हम एड्रेस पे ही काम कर रहे होते हैं। हम लिखते हैं स्कैनएफ परसेंट डी कोमा एम %a। इसका मतलब क्या, जो बी जो वैल्यू डालनी है वो कहाँ डालनी है, ए के एड्रेस पे डालनी।
तो वही चीज वापस यहाँ लूंगा, एम परसेंट साइन यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एम परसेंट ए, तो वैल्यू किस में डाल रहा हूँ, बी में, लेकिन बी किस टाइप का वेरिएबल है, बी टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है, तो क्या होगा बी में अब वैल्यू पॉइंटर टाइप की आ जाएगी। अब मैं अगर प्रिंट अप करूंगा बी को, बी की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो ये एक ही वैल्यू 10 प्रिंट करने की बजाय क्या प्रिंट करेगा, उसका फिजिकल एड्रेस जो भी होगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक पॉइंटर्स का। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, इसका एक अगर वाइवा का क्वेश्चन बने कि पॉइंटर क्या होते हैं, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है ना। ठीक है, तो एक तो हमने पॉइंटर पढ़ा, दूसरा एक और चीज यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि समझना, यहाँ पे तो हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यू थी यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक साथ दो वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, एक वैल्यू रहेगी और एड्रेस पार्ट रहेगा, तो यहाँ पर हमें एक और चीज पढ़नी पड़ती है, स्ट्रक्चर। क्योंकि जब हमें एक साथ दो अलग अलग टाइप की, देखो एक तो एड्रेस पॉइंटर टाइप की वैल्यू होगी, एक होगी डेटा टाइप सिंपल कोई इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट टाइप की, तो दो अलग अलग टाइप का डेटा अगर हमें एक साथ रखना है तो उस समय हमारा काम में आता है स्ट्रक्चर और क्लास, और सी में हम क्लास नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें दो अलग अलग टाइप का डेटा एक साथ रखना है, तो एरे तो मैं यूज करता हूँ सेम टाइप का मल्टीपल डेटा एक साथ रखने के लिए, लेकिन अगर मेरे को एक तो पॉइंटर टाइप का है और एक सिंपल डेटा टाइप है, ठीक है, इंटीजर कैरेक्टर फॉर व्हाटएवर वी यूज, तो अलग अलग टाइप का अगर डेटा हमें एक साथ रखना है, ये एक ही नोड बन रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्ट यूज करेंगे, हम लिखेंगे स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट लिख के कुछ भी इसका नाम दे देते हैं अपन की, मान लो कि सिंगल इंग्लिश बना रहा तो मैंने लिख दिया SLL, सिंगल इंग्लिश। स्ट्रक्चर का नाम हमें देना ही पड़ता है। देखो अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो आपको वापस स्ट्रक्चर अलग से पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना अपने पास टाइम नहीं कि हम स्ट्रक्चर को अलग से यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक तो हो गया आपका वेरिएबल, तो मैंने लिख दिया वेल नाम से वैल्यू डिक्लेयर करूंगा। दूसरा जो होगा, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई अगर हम मेरे को ए का एड्रेस चाहिए, ठीक है ना, अगर मेरे को ए का एड्रेस चाहिए तो मेरे को उसी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने वाली बात है कि जिस तरह का वेरिएबल है उसी तरह का पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए उसका एड्रेस पता रखने के लिए, उसका एड्रेस का ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो SLL स्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्ट्रक्चर का ही हमें एड्रेस चाहिए होगा, और अगर स्ट्रक्चर का एड्रेस हमें चाहिए तो हमें उसका पॉइंटर वेरिएबल भी उसी टाइप का बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टार, सॉरी स्ट्रक्ट SLL स्टार नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, इसीलिए मैंने इसको इस पार्ट को क्या नाम दे दिया नेक्स्ट, और इस पार्ट को क्या नाम दे दिया वेल। तो हमेशा अब क्या होगा, इसके दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा वैल्यू पार्ट और एक रहेगा नेक्स्ट पार्ट। हर एक नोड में यही होगा, ठीक है ना, एक रहेगा वैल्यू पार्ट और एक रहेगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से हर एक नोड में दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा वैल्यू पार्ट और एक रहेगा नेक्स्ट पार्ट। किसे पता चला, हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया इसलिए। अब जब मैं इस स्ट्रक्चर का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा, कि मान लो मैंने लिखा स्ट्रक्ट वॉइड मेन के अंदर स्ट्रक्ट SLL नोड नाम से कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये नोड नाम से ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके दो हमेशा दो पार्ट रहेंगे। कैसे पता चला, क्योंकि स्ट्रक्चर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, स्ट्रक्चर के जितने पार्ट रहेंगे उतने पार्ट रहेंगे। स्ट्रक्चर में कितने पार्ट है, एक पार्ट तो है वेल, तो दूसरा पार्ट है उसका नेक्स्ट। अब नेक्स्ट को हमने स्ट्रक्चर का पॉइंटर क्यों बनाया, स्ट्रक्चर पॉइंटर क्यों बनाया, क्योंकि ये पूरे
आगे वाला जो है वो पूरा एक नोड है, इसमें मल्टीपल पार्ट है, एक वापस वैल्यू है, दूसरा नेक्स्ट है, तो पूरा का पूरे नोड का एड्रेस हमें रखना है। इसीलिए इसको, इस नेक्स्ट पॉइंटर को हमें किस टाइप का बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड लिंक लिस्ट। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके साथ में चलती है। तो ये इसका पूरा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि हम कैसे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे हम इसको प्रोसेस करेंगे और क्या डिफरेंस होता है एरे और लिंक लिस्ट के अंदर। पॉइंटर क्या होता है, क्या यूज में आएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे यूज आएगा, क्यों हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक लिस्ट को यूज करेंगे एज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, फिर बाद में हम यूज करेंगे एज ए क्यू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट में वो जो चीज आएगी वो इस तरह से आएगी कि जैसे उसमें हमने सिंपल क्यू और डबल एंडेड क्यू और सर्कुलर क्यू पढ़ा था, उसी तरह से लिंक लिस्ट में हम पढ़ेंगे सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, सो कल हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन। गुड बाय, हैव अ गुड डे।